नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज संस्थाओं पे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होते हैं और क्या उनके प्रोविज़न्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ ये जो इंस्टीट्यूशन थे, ये जो प्रोविज़न्स कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए, इनका एक लंबा इतिहास है, एक लंबी पृष्ठभूमि है। किसी भी चीज़ पे हम केवल अगर उस पर्टिकुलर बिंदु पे बात करेंगे तो शायद वो थोड़ा सा कम रोचक होगा अपेक्षाकृत कि अगर हम उसके थोड़े से बैकग्राउंड से बात करें। तो आज की जो बातचीत होगी वो ना सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं की होगी, ना सिर्फ उनके प्रावधानों की होगी, बल्कि उस पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होगी जो इनसे संदर्भित हैं। जैसे जैसे इन सब चीज़ों की पृष्ठभूमि लिखी गई, उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थानीय स्वशासन। डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे। स्थानीय स्वशासन होता क्या है? एक्चुअल में जब देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो जो पावर थी वो सेंट्रल और स्टेट में समाहित हो गई। शक्तियाँ या तो केंद्र सरकार के पास थी या तो राज्य सरकार के पास थी। क्षेत्रीय आधार पर शक्तियों का किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं था। और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ना तो संविधान सभा के सदस्य थे, ना तो वो संविधान सभा में रहे। लेकिन अगर कोई ये बात कहे कि गांधीयन फिलॉसफी यानी गांधी के विचार संविधान में नहीं है, तो ये गलत बात है। कई ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें गांधी के विचार देखने को मिलते हैं। उनमें से एक विचार यह भी था कि गांधी का मत था कि केवल एक बार, यानी कि जो ग्रामीण स्तर हो, जो प्रथम स्तर हो, केवल वहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। बाकी जितने भी चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष रूप से हों। अर्थात सबसे पहले गांवों की सरकार चुनी जाए प्रत्यक्ष जनता द्वारा वोट करके, फिर वो चुने हुए प्रतिनिधि अपना एक प्रतिनिधि चुने और फिर वो प्रतिनिधि मिलके अपना प्रतिनिधि चुने और इस प्रकार केंद्र स्तर के चुनाव हो। गांधीयन फिलॉसफी तो ये कहती थी। लेकिन इस बात को लागू करने में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में वही लोग मुखिया बन जाते जो जमींदार थे उस समय, और जिस सपने की बात, जिस स्वतंत्र भारत का सपना हम देख रहे थे, तो वो स्वतंत्र भारत ना बन के क्या बन जाता, वापस से फिर गुलाम भारत बन जाता। अंग्रेजों को छोड़ के अब हम गांव के जमींदारों के गुलाम हो जाते। ये बात स्पष्ट करी BR अम्बेडकर जी ने, और उनके सुझावों को मानते हुए जो पंचायती राज की व्यवस्था थी, ये जो ग्रामीणांचल स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, इसको तत्कालिक संविधान में लागू नहीं किया गया, बल्कि गांधी जी की बात को रखते हुए या इस पहलू को महत्वपूर्ण मानते हुए DPSP में इनको रखा गया। DPSP बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इन विचारों को रखा गया। आप देखते हैं संविधान का आर्टिकल 40 आपको इस बात की जानकारी देता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। हालांकि आपको पता है कि DPSP की लिखी हुई कोई भी बात राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व चाहे तो राज्य माने और चाहे तो ना माने। सुप्रीम कोर्ट जाके आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं, ये चीज राज्य को माननी ही होगी, है ना। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, क्या क्या चीजें थी। तो देखिए, अगर हम लोग भारतीय इतिहास में बात करें तो सबसे पहली चीज आपने देखना होगा, यहाँ पे 1880 से लेके और 1884 तक एक गवर्नर जनरल हुए जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन की जो संकल्पना पारित करी, वो किसने पारित करी? लॉर्ड रिपन ने। 1882 में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, और वही प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव था? वो स्थानीय स्वशासन का, है ना। इसलिए कई बार लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा
कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, तो योर आंसर विल बी लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, इससे एकदम मिलता जुलता नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, तो गलत नहीं कर देना, लॉर्ड लिटन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम यही ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, है ना। तो कुछ ऐसे बैकग्राउंड हमने देखने होंगे जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले भारत में शुरुआत कौन करेंगे, लॉर्ड रिपन करेंगे। उसके आगे कुछ योजनाएं आएंगी, उनकी समीक्षा हेतु कुछ समितियां गठित होंगी, है ना। इन पर हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। मतलब जो पंचायती राज वर्तमान समय में प्रचलन में है, ये पंचायती राज एक बैग ऐसे तो नहीं आ गया होगा, इसका स्वरूप दूसरा रहा होगा, डेवलपमेंट हुए होंगे, कुछ सुधार हुए होंगे, कई समितियों ने विचार किया होगा तब ये ऐसा बना होगा। तो एक तो हमें इसका ऐतिहासिक विकास देखना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज हमें देखनी है कि इससे संबंधित प्रमुख समितियां कौन सी हैं और आयोग कौन सा है। जैसे आप देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का पहले प्रावधान ही नहीं था, लेकिन जब पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ तो आवश्यकता पड़ी कि इनको फंड कैसे दिलाएंगे, तो फंड देने के लिए किसका गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता ही नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग था वो विधानमंडल के भी चुनाव कराता था और संसद के यानी लोकसभा राज्यसभा के चुनाव भी वही कराता था। राज्य स्तर पे किसी राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब ये पंचायती राज व्यवस्था आई, नगरपालिका व्यवस्था आई, तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो हम लोग दूसरा देखेंगे प्रमुख समितियां और इसके आयोग। अगली बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे 73वां संविधान संशोधन, और यदि समय रहता है तो अगला स्टेप होगा हमारा 74वां संविधान संशोधन। हालांकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक अधिनियम में किए गए हैं और वो दोनों में लागू होते हैं, तो इनको हमें साथ साथ पढ़ना होगा, है ना। तो आइए चलते हैं आगे की पृष्ठभूमि पे, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट वही जो अभी हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और यह प्रस्ताव कब लाया गया था, 1882 में लाया गया था। लॉर्ड रिपन का जो टाइम ड्यूरेशन है आपको पता है, 1880 से 1884, है ना। और इसी के बीच 1882 में वो ये प्रस्ताव लाते हैं, है ना। अब इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां पे एक टर्म यूज हुआ है, मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा एक्चुअल में होता क्या है, तो मैग्ना कार्टा का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र, है ना। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र यानी मूल अवधारणा ये कहां से उपज के आई थी, तो उसी लॉर्ड रिपन के जो प्रस्ताव था लॉर्ड रिपन का 1882 का, उसी से आई थी, है ना। तो ये कुछ चीजें हमको समझनी चलनी होती है। पॉलिटी में तो वैसे भी शब्दावलियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि शब्दावली आप तोड़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो सामान्य रूप से पॉलिटी में आपको समझ बनाने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आई, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। आपको पता है पिछली क्लासों में हमने देखा था कि भारत एक यूनियन व्यवस्था वाला राज्य है, और यूनियन व्यवस्था वाले राज्य में दो बॉडी होती हैं, एक होती है संघ और दूसरी होती है राज्य। और ऐसी व्यवस्था में 3 प्रकार की सूचियां रखी जाती हैं। कितनी सूचियां रखी जाती हैं, 3 प्रकार की सूचियां रखी जाती हैं। कौन कौन सी 3 सूचियां रखी जाती हैं, तो एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये तीनों सूचियां कहां लिखी हुई हैं, तो ये लिखी हुई हैं अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में, ठीक है। पंचायती राज का मतलब सिर्फ पंचायती राज ही नहीं पढ़ते चलेंगे, उसके आसपास के दायरे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब देखिए जरा,
संविधान निर्मात्री समिति को यह पता था कि यूनियन वाली व्यवस्था में जहां संघ ज्यादा शक्तिशाली होगा, राज्य की शक्तियां सीमित होंगी या कुछ मात्रा तक ही सीमित होंगी, ऐसी स्थिति में संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने को लेकर किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उन्होंने व्यवस्था करी कि हम संविधान में क्या लगा देंगे, सूचियां लगा देंगे और इन सूचियों में विषय लिख देंगे कि किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, किन विषयों पे संघ कानून बना सकता है। तो इसी प्रकार राज्य सूची का एक विषय है कौन सा, पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन, अर्थात इस संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किसके हाथ में होगा, राज्य के हाथ में होगा। आ गया समझ में। अगर संसद इसके संबंध में कोई प्रावधान लागू करना चाहती है तो उसको संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा और आर्टिकल 243 में संशोधन करना पड़ेगा, जबकि राज्य सामान्य तौर से कोई अधिनियम पारित करके इनके संबंध में कोई प्रोविजंस जोड़ सकती है या घटा सकती है। आशा करते हैं इतनी बात स्पष्ट आपको हो गई होगी, है ना। चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। इसके आगे देखिए आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। एक्चुअल में अनुच्छेद 40 में अगर सिर्फ लिखा रहता पंचायती राज, केवल अनुच्छेद 40 में लिखा होता तो शायद आज हम इस विषय पे चर्चा कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी शक्तियों का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। लोग चाहते हैं कि पावर हमारे पास रहे और स्थानीय स्वशासनों के आगे आने से, बढ़ने से, बनने से जो सत्ता की शक्ति थी वो क्या हुई, विकेंद्रित हुई। पावर जो राज्य के हाथ में थी वो निकल के कहां पहुंची, गांव के प्रधान तक पहुंची, जिससे वो अपने गांव का हित सुनिश्चित कर सके, है ना। तो इसका वर्णन पहले किस में किया गया था, अनुच्छेद 40 में। कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में गांधी जी के ग्राम स्वराज्य योजना की झलक मिलती है, या आपसे पूछ ले ग्राम स्वराज्य योजना का पक्ष दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से प्रश्न बना देता है लैंग्वेज चेंज करके। तो जो अनुच्छेद 40 है ये गांधी जी के बिल्कुल ग्राम स्वराज्य मॉडल पर ही आधारित है। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज्य योजना का मॉडल था वही अनुच्छेद 40 का मॉडल था कि एक आदर्श राज्य वह होगा जो राज्य में किसका संगठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्लियर। तो इसका वर्णन कहां पे लिखा हुआ है, डीपीएसपीज के अनुच्छेद 40 में। हालांकि डीपीएसपीज मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं थे और अगर अनुच्छेद 40 में ही लिखा रहता तो शायद कोई भी राज्य इसका गठन करता ही नहीं। तो इसलिए बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इनको क्या किया गया, कंपलसरी रूप से लागू करा दिया गया, है ना। आगे की चर्चा में बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। देखिए जरा, आपको पता है कि 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव संपन्न हुए। नेहरू जी की अध्यक्षता में सरकार बनी कांग्रेस की, और पहले आम चुनाव लोकसभा के कब संपन्न हुए, 1952 में। इसी समय एक योजना लाई गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का समन्वित विकास किया जा सके, इसके लिए कुछ समाज सुधार कार्यक्रम बनाए गए और उसके तहत एक योजना लाई गई 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी प्रकार 1953 में एक योजना लाई गई, राष्ट्रीय सविस्तार योजना। राष्ट्रीय सविस्तार योजना, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई गई, है ना। और राष्ट्रीय सविस्तार योजना और 1952 में लाई गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, इस बात को समझने के लिए सरकार ने 1957 में, अर्थात उसके लगभग 4-5 साल बाद ये योजनाएं तो चालू कर दी गई, लेकिन अब ये योजनाएं सफल हैं कि असफल हैं इनका मूल्यांकन भी तो होना आवश्यक है। तो 1957 में योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा। बलवंत राय मेहता एक मील का पत्थर है पंचायती राज व्यवस्थाओं को पढ़ने में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया ये बताने के लिए कि आप जरा मूल्यांकन करिए कि ये जो दो कार्यक्रम चलाए गए हैं, एक 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना, आप इनका मूल्यांकन कर बताएं कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि भाई ये कार्यक्रम तो पूर्णतः क्या है, असफल है।
इनका तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक इन कार्यक्रमों में गांव की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी। जब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी इन कार्यक्रमों में, ये कार्यक्रम सफल होने वाले नहीं हैं। और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति ने ही एक सिफारिश करी, और वो सिफारिश क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इन्होंने बताया कि आप क्या करें? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करें। ये 57 में समिति गठित की गई और 58 के आसपास इसकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को आते ही इंप्लीमेंट करने में देर नहीं की गई, और मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959, ये डेट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर ही डेट क्यों ली गई, उसके पीछे शायद आप समझ पा रहे होंगे, चूंकि ये फिलॉसफी गांधीयन फिलॉसफी है, और गांधीयन फिलॉसफी को लागू करने के लिए सबसे बेहतर होगा कि हम गांधी जी के जन्मदिन को ले लें। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू द्वारा, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और व्यक्ति में भारत के पहले प्रधानमंत्री, है ना, तो दूसरे प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। आपसे पूछा जाएगा जिला कौन सा था, तो नागौर जिला था। पर्टिकुलर प्लेस पूछेगा, गांव कौन सा था, तो बगदरी गांव था। यहां से पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। लेकिन अभी भी ये संस्थाएं हैं तो डीपीएसपी में ही, यानी राजनीति के निर्देशक तत्वों में ही है, इसलिए बहुत ज्यादा इन पे प्रकाश पड़ना संभव नहीं हो पा रहा था, है ना। बलवंत राय मेहता समिति ने ही पहली बार क्या बात करी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बलवंत राय मेहता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत अच्छे आपके वो रहे, लॉयर रहे, गुजरात से थे बलवंत राय मेहता। एक बलवंत सिंह मेहता है, वो अलग नाम आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बलवंत राय मेहता है, तो ये गुजरात से थे। बलवंत राय मेहता ने बात करी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। यदि लोकतंत्र को आप वास्तव में लोकतंत्र बनाना चाहते हो, तो जो आपका कार्य है, जो आपकी सरकार है, उसमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, तभी लोकतंत्र का सही मायने में विकेंद्रीकरण संभव हो पाएगा। ये बात किसने कही? बलवंत राय मेहता ने। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किसने कही? तो आपका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। या किस समिति की सिफारिश ने ऐसा कहा? तो आपका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। यहां तक की चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अब यहां से आएगा 73वां संविधान संशोधन। कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि आपको पता कि 59 में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ राजस्थान में। शायद इसके सकारात्मक परिणाम भी आने लगते या आने शुरू हो गए थे। लेकिन हुआ क्या कि 60 के आसपास से हम लोग लगातार युद्धों की मार झेलते रहे और भारत ने इस दौरान 2 प्रधानमंत्री खोए। तो शायद चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं चल रही थी कि हम इस बारे में कुछ सोच पाते। आप देखिए, 62 में युद्ध हो रहा है, फिर अगेन 65 में युद्ध हो रहा है, फिर वापस से 71 में युद्ध हो रहा है। मतलब इस दौरान भारत में स्थिर राजनीति नहीं हो पाई। ये समय नहीं मिल पाया कि व्यवस्थाओं को सुधारने संबंधी कोई कार्य हम कर पाते, है ना। 71 में अगेन युद्ध हो गया और 75 के आसपास 30 महीनों की इमरजेंसी झेली देश ने। 30 महीने तक जनता के मूल अधिकारों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, एकदम खत्म कर दिया गया और जितना जो हो सकता था वो सब कुछ किया गया। एक पक्ष कहता है गलत है, एक पक्ष कहता है सही है, वो विचार का विषय है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अपने को पंचायती राज व्यवस्थाएं समझनी है। लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई सरकार ने भी इस संबंध में काफी प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों का कुछ सार्थक परिणाम आता उससे पहले सरकार चली गई।
आगे सरकार आई राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी की सरकार ने क्या किया, 2 समितियां गठित करी, और वो 2 समितियों के नाम आपने ध्यान रखने होंगे। एक तो जी वेके समिति और दूसरी थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी भी प्रसिद्ध वकील थे, ठीक ठाक व्यक्ति थे, है ना। और लक्ष्मीमल सिंघवी, संवैधानिक दर्जे की बात कौन कर रहा है, 1977 का जो मोरारजी देसाई के प्रयास थे, उसमें ये बात निकल के आई कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो स्थानीय स्वशासन हैं, इनको कैसा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। नहीं डीपीएसपी में पड़े रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा इनका, है ना। तो बाद में राजीव जी की सरकार ने 1985 और 86, ये 86 में और ये 85 में 2 समितियां गठित करी, और इन समितियों के गठन का परिणाम ये हुआ कि पंचायती राज का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि ऐसे ऐसे पंचायती राज संस्थाएं आएंगी, ये इनके प्रावधान होंगे, है ना। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि इन समितियों की सिफारिश पर 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, क्योंकि संविधान में संशोधन करना था इन समितियों को जोड़ने के लिए, है ना। तो 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। राज्यसभा के रिजेक्ट करते ही ये अपने आप में विधेयक क्या हो गए, निरस्त हो गए। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव जी की हत्या हो गई। दोबारा अब सरकार बनेगी पीवी नरसिम्हन राव की, जब ये काम होगा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और 1992 में वो सारे प्रयास शुरू किए गए जो राजीव जी चाहते थे या जो पूर्व सरकार चाह रही थी, और उन प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि 1992 में भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये किया गया, और इनको लागू किया गया कब, 1993 में 24 अप्रैल के दिन। ये तिथि, इसके बैकग्राउंड का सफर यहां तक ये रहा। 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ, यानी जो 73वां संविधान संशोधन था वो कब लागू हुआ, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल तिथि 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इस दिन पंचायती राज संस्थाओं की यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का माइलस्टोन रखा गया था, 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। दूसरा 24 अप्रैल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केशवानंद भारती केस, जो भारतीय संविधान के रक्षक कहे जाते हैं केशवानंद भारती, उस केशवानंद भारती केस का डिसीजन भी 24 अप्रैल को ही आया था, है ना। 24 अप्रैल इसलिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम लोगों को देखना है इसके प्रावधान, तो इसमें बात करते हैं। तो यहां तक की चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी कि किस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन विधेयक का बैकग्राउंड लिखा गया, है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम वो चीजें देखेंगे जो जो प्रावधान किए जा रहे हैं इस 73वें संविधान संशोधन विधेयक में, जो जो प्रावधान किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रावधान तो ये हुआ कि इसके द्वारा संविधान में 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए। देखिए 243 ए से लेके ओ तक 15 आर्टिकल ये, और 243 इटसेल्फ, तो टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 16। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो आपका आंसर 15, 16, 17, 18 ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपका आंसर होगा 16। 243 से लेके और कहां तक, 243 ओ तक 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। अब इन 16 अनुच्छेदों में क्या लिखा होगा, तो वो सारी पावर, वो सारे कार्य करने की शक्ति, निर्वाचन कैसे होगा, वित्त कैसे मिलेगा, ये सारे प्रावधान यहाँ इसमें लिखे होंगे, वही आगे इसमें दिखाए गए हैं। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है, इसी के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक, भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 क्या, भाग 9A था शायद, 9 जोड़ा गया था पंचायती राज के लिए, और जो 9A जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था नगर पालिकाओं के लिए। 2 भाग जुड़े थे। 74वें संविधान संशोधन के तहत 9A जुड़ा था और 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जुड़ा था, है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन से क्या जुड़ेगा, भाग
9, जिसमें क्या है पंचायती राज। 74वें संविधान संशोधन से क्या जुड़ेगा, भाग 9A जुड़ेगा, है ना। इसमें क्या है, नगर पालिकाएं। पूर्व में हमने आपसे कहा भी था कि आज की क्लास में आपको कम से कम 4-5 संविधान संशोधन और कम से कम 7-8 अनुसूचियां याद हो जाएंगी, है ना। तो अब वो समय आ गया है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूची क्या क्या चीजें जोड़ी गई। तो देखिए यहां से हमको एक जानकारी मिली कि 11वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई, है ना। चलिए तो जरा एक बार अनुसूची की सीरीज देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अनुसूचियां पहले कितनी थी, 8। पहले अनुसूचियां कितनी थी, 8 में हमने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची है। अभी हमने बताया स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इसमें है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें क्या है, भाषा, लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रावधान है वो इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद आती है 9वीं अनुसूची, है ना। अब देखिए 8वीं अनुसूची तक तो भारतीय संविधान में थी, उनमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 9वीं अनुसूची तो भारतीय संविधान में थी नहीं, तो इसके लिए इसका मतलब कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। तो आपके सामने यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है, ये तो 11वीं अनुसूची का लिखा है। तो 9वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के तहत। भारत के संविधान में पहला संशोधन अंतरिम संसद ने किया, और वो संशोधन कब हुआ था, 1951 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। किसके लिए किया गया था ये, भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए। फिर उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी जाएगी, 1985 के आसपास। क्या प्रावधान थे इसमें, ये 52वां संविधान संशोधन था। कौन से प्रावधान थे इसमें, दल बदल संबंधी प्रावधान थे, है ना। उसके बाद आती है आपकी 11वीं अनुसूची। कौन सा किस सन में जुड़ेगी, 1993 से प्रभाव में आएगी। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था। प्रावधान क्या होंगे, तो पंचायती राज, आज का विषय ही यही है, पंचायती राज। 12वीं अनुसूची बिल्कुल इसी के द्वारा जुड़ जाएगी। संविधान संशोधन क्या होगा, 74वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या होगा, नगर निकाय। नगर निकाय में नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर निगम या जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो जिला स्तर पे नगर स्तर पे, शहर स्तर पे गठित होती हैं। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायतें हो गई, शहर स्तर पे जो समितियां गठित हुई वो नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, नगर निगम, इस प्रकार की संस्थाएं हो गई, है ना। तो ये आपको आज 7वीं से लेके 12वीं अनुसूची तक तो आशा करते हैं याद हो गया होगा। 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म है, 1951 में जुड़ा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, 52वां संविधान संशोधन था, 85 में हुआ था। फिर उसके बाद 73 यानी 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएं 1993 से प्रभाव में है। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाएं, है ना। और अनुसूची है 12। तो 7 से लेके 12 तक की अनुसूचियां आई होप सो आपको याद हो गई होंगी। पहली अनुसूची सबको याद रहती है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सभी राज्यों की सीमाएं क्या होंगी, किस आयोग के तहत किस राज्य की सीमा निर्धारित की गई है, ये सारा चीज उसमें लिखा हुआ है ना। तो अब हम इसके प्रोविजंस देखेंगे वन बाय वन कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या किया गया मूल रूप से, है ना। क्या क्या इसमें जोड़ा गया, कैसे कैसे प्रोविजंस लाए गए, है ना। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, देखिए एग्जाम में जीएस का कोई दायरा नहीं होता, बस सरल प्रश्न आ गया तो किसी छोटे एग्जाम में आ गया, और उसी कॉन्सेप्ट में से अगर कोई डीप क्वेश्चन उठा लिया तो वो किसी अच्छे एग्जाम का हो गया, है ना। बाकी जीएस का सिलेबस लगभग वही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया। किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा जाएगा, भाग 9A, ध्यान रखिएगा, 73 के द्वारा भाग 9 और 74 के द्वारा भाग 9A। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसमें प्रावधान जो हुए, उस प्रावधान में सबसे पहली बात क्या आती है, ग्राम सभा का गठन। चूंकि पंचायती राज है, ग्रामीण स्तर पे गठन होगा, और गठन होगा तो सबसे पहले किसका गठन होगा, ग्राम सभा का गठन होगा, है ना। कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए जरा, अनुच्छेद 243 इस बात का प्रावधान करता है, किस बात का, ग्राम सभा को परिभाषित करता है।
अनुच्छेद 243 क्या करता है? ग्राम सभा को परिभाषित करता है, अर्थात एक ग्राम सभा होगी क्या, है ना। तो एक गांव के, एक वार्ड के समस्त निवासी मतदाता व वहां के निवासी इंक्लूडिंग मुखिया, उसका जो मुखिया होगा उसको जोड़ के, वो सभी क्या होंगे? एक ग्राम सभा होंगे, है ना। दूसरा प्रावधान इसके लिए कर दिया गया कि वर्ष में इसको 2 बैठकें करनी अनिवार्य है। ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक होंगी? 2 बैठक अनिवार्य रूप से। बाकी चाहें तो आप साल में 365 बैठकें करें, आप चाहें तो रोज बैठक करें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम 2 बैठकें आपको करनी होगी। और जब आप बैठक करेंगे तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। ठीक, ये नाम अलग अलग मिल सकते हैं हर राज्य का, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है और इसमें ज्यादा अधिकार किसको दिए गए हैं? राज्य को दिए गए हैं। तो कहीं पे ग्राम प्रधान मिलेगा, कहीं पे सरपंच मिलेगा, कहीं पे महापौर मिलेगा, तो हर जगह अलग अलग नाम, शब्दावली, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, चीजें यही हैं, है ना। तो अध्यक्षता इसकी कौन करेगा? सरपंच करेगा। और इसकी गढ़पूर्ति, अर्थात बैठक को कब बैठक माना जाएगा, जैसे संसद में कम से कम इतने लोग होंगे तो संसद चलेगी, है ना। संसद की सदस्यता कितनी है भाई? 1/10। संसद में कम से कम 1/10 सदस्य मौजूद होंगे तो संसद चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। उसी प्रकार यहां भी है कि ग्राम सभा की बैठक ऐसे नहीं मानी जाएगी कि प्रधान जी बैठ गए, 2 अपने रिश्तेदार बैठा लिए, एक अपना लड़का बैठा लिया और इसके बाद कह दिया ग्राम सभा की बैठक हो गई। ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10, तब इसे बैठक माना जाएगा, है ना। ये प्रावधान कर दिया गया। अब उसके बाद आपसे एक पूछा जाएगा, एक चीज पूछी जाएगी कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों मिलकर, या ग्राम पंचायत स्वयं? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा ये। आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण या कार्य आवंटन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके, या ग्राम पंचायत स्वयं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो इनके कार्य आवंटन के संबंध में प्रावधान भी कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। आ गया समझ में? कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। तो अनुच्छेद 243A इस बात के लिए प्रावधान करता है, अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। टोटल इनको 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने? 29 कार्य। 29 में से जितने कार्य चाहे राज्य विधानमंडल अपने पास रखे और जितने कार्य चाहे वो इनको दे दे। जैसे अगर राजस्थान की आप बात करें तो पहले वहां पे 18 कार्य इनको दिए गए थे, बाद में 5 और दे दिए गए, तो टोटल 23 कार्य इनके पास हैं। बाकी के 6 कार्य किसने रखे हुए हैं? राज्य विधानमंडल ने अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि राज्य विधानमंडल इनको कितने कार्य सौंपता है। हालांकि इनको कितने कार्य दिए गए हैं? 29 कार्य। इसी तरह नगर पालिकाओं को कितने कार्य दिए गए हैं? 18 कार्य। अब इनमें से जितने चाहे राज्य सरकार अपने पास रख सकती है और जितने कार्य चाहे वो इनको दे दे कि भाई ये कार्य आप रख लो, ये कार्य हम रख लेंगे, है ना। आ गया समझ में? उसके बाद आपसे कहा गया त्रिस्तरीय संरचना 20 लाख से ऊपर के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो उसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना आवश्यक नहीं, है ना। त्रिस्तरीय क्या क्या होती है? तो एक तो होती है ग्राम स्तर, दूसरा होती है खंड स्तर जिसे आप कहते हो ब्लॉक लेवल, है ना। दूसरी संरचना होती है खंड स्तर और तीसरी होती है जिला स्तर। यह होती है त्रिस्तरीय संरचना। सबसे पहले आपके यहाँ क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है, फिर क्या होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है कि नहीं? खंड प्रमुख जिसे कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख होता है, फिर उसके बाद कौन होता है? जिला पंचायत होता है कि नहीं होता? तो इसे ही कहते हैं त्रिस्तरीय संरचना। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान है कि अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसे त्रिस्तरीय संरचना करना आवश्यक नहीं है। अर्थात फिर वो चाहे तो खंड स्तर की बॉडी का गठन ना करे, सीधा ग्राम स्तर की कर दे और उसके बाद जिला स्तर की कर दे। खंड स्तर की करना तब आवश्यक है जब जनसंख्या 20 लाख या उससे ऊपर हो। आ गया समझ में? कोई ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या 20 लाख नहीं है तो वो खंड स्तर की इकाई गठित ना करे। आगे देखिए 3 स्तर कौन कौन से होंगे हमने आपको बता दिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। फिर उसके बाद सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा तय होगी।
अब देखिए यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो चुनाव होंगे बाकी के ऊपर के 2 स्तर के, मतलब ग्राम स्तर का चुनाव तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा। हालांकि इसके संबंध में राज्य के पास अधिकार हैं, वो जैसे चाहे वैसे चुनाव कराए। मतलब ग्राम प्रधान का चुनाव वो चाहे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से भी करा सकता है। गांव के 10 लोगों को बुला लो, उनसे पूछ लो प्रधान कौन होगा, बता दिन कहन भैया फलाने होंगे, तो उनको प्रधान, ऐसा राज्य कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, लोकतंत्र तो बचेगा ही नहीं। जिसकी वजह से प्रोविजंस लागू किए गए वो सपना तो फिर भी साकार नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये जो बाकी के 2 स्तर होते हैं इनका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। आप कभी भी ब्लॉक प्रमुख का वोट डालने नहीं जाते, आप कभी भी जिला पंचायत सदस्य का, जिला ग्राम पंचायत अध्यक्ष का वोट डालने नहीं जाते, है ना। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो बाकी के जो 2 स्तर होंगे, इसका मतलब कौन कौन से 2 स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, इनके चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होंगे। लेकिन ग्राम स्तर का चुनाव प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो कैसा हो, ये कौन तय करेगा, राज्य तय करेगा। इसके संबंध में उसको अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जैसे चाहे वैसे करा ले, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अन्य 2 स्तरों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा। मैंने आपको बता दिया कि सरपंच के चुनाव के लिए अधिकार है, बाकी उसने बता दिया कि बाकी 2 स्तर के लिए वो क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का ही प्रयोग करेंगे। हमने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। इसके आगे का प्रावधान है, आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण 1/3 का आरक्षण प्राप्त है तथा SC व ST जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा। OBC के लिए राज्य को अधिकार दिया गया है ना। वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण इसमें कितना किया गया, 1/3। SC ST को उनके जनसंख्या के आधार पर, अर्थात राज्य में उनके जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसी आधार पर राज्य में जितनी सीटें होंगी उसका प्रतिशत उनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यदि 10% आपकी जनसंख्या है राज्य में, तो पंचायत की कुल सीटों के 10% सीट पे हमेशा कौन लड़ेगा, SC व ST ही लड़ेंगे। इसे कहते हैं आरक्षण व्यवस्था, है ना। फिर उसके बाद OBC का एक कंडीशन आती है। OBC रिजर्वेशन के लिए किस पे छोड़ा गया है, राज्य विधानमंडल पे। राज्य विधानमंडल तय कर ले कि OBC आरक्षण के संबंध में हमको कैसे प्रावधान लागू करने हैं, है ना। तो इसके संबंध में राज्य को प्रावधान है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इस 1/3 को बढ़ा के 1/2 करने वाला पहला राज्य कौन बना, MP, मध्य प्रदेश। जब देखा गया कि महिलाओं की भागीदारी होने से ये तंत्र बढ़िया चल रहा है, महिलाएं इससे सशक्त हो रही हैं, तो मध्य प्रदेश ने क्या किया, मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य था जिसने पंचायत सीटों में जो आपकी आरक्षण व्यवस्था थी महिलाओं की 1/3, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1/2। अब ये मत सोच लें कि 1/3 से 1/2 घट रहा है, ये बढ़ रहा है। 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, जबकि 1/2 का मतलब है 50%। तो पहले जहां मान लो टोटल 30 सीटें जहां 10 में महिलाएं लड़ती थी, अब टोटल कितने में लड़ेंगी, 15 में वो चुनाव लड़ेंगी, है ना। तो महिला आरक्षण को बढ़ा के सबसे पहले 1/2 करने वाला राज्य कौन सा बना, मध्य प्रदेश बना। ये भी आपने ध्यान रखना होगा, है ना। ये देखिए वही बात अभी हम आपको बता रहे थे, मध्य प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण सबसे पहले 1/2 किया गया। बाद में क्या हुआ, जब देखा गया कि इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, इससे और महिलाओं की भागीदारी समाज में सुनिश्चित हो रही है, इसको देखते हुए 110वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, 110वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को 1/3 से बढ़ा के 1/2 करना प्रस्तावित है। सीधा उसमें प्रस्ताव ही कर दिया गया कि अब क्या करो, 1/3 का काम ही खत्म करो, सीधा इसको 1/2 कर ही दो अगर इसके परिणाम इतने सकारात्मक हैं। आगे देखिए, कह रहा है योग्यता के संदर्भ में अनुच्छेद 243F के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब यहां से बात ये आती है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवार हेतु योग्यताओं का निर्धारण है, तो केवल एक योग्यता निर्धारित की गई है और वो योग्यता ये है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो क्या बाकी कोई योग्यता ही नहीं होनी चाहिए? कोई पागल आदमी की 21 वर्ष का हो हम उसको उम्मीदवार घोषित कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बाकी की योग्यताओं के लिए किस पर जिम्मेदारी छोड़ी गई है, राज्य विधानमंडल पे, ठीक है। एक योग्यता संविधान ने निर्धारित कर दी है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 21 वर्ष।
ठीक, इसके बाद की जो योग्यताएं हैं वो कौन तय करेगा? राज्य का विधानमंडल तय करेगा। ठीक है ना। शेष योग्यताओं के निर्धारण की जो जिम्मेदारी है किस पे छोड़ दी गई है? राज्य विधान मंडल पर छोड़ी गई है। आगे चलते हैं इसके अदर प्रोविजंस पे। अब देखिए आपसे कह रहा है अनुच्छेद 243 में स्पष्ट उल्लिखित है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि किसी का स्थान रिक्त हो जाए, है ना, मान लो कोई निर्वाचित हुआ और 5 साल उसको काम करना था, लेकिन कोई कारण हुआ और वो उससे पहले स्थान रिक्त हो गया, मान लो उसकी मृत्यु हो गई या कुछ भी, कैसा भी इस्तीफा दे दिया, कोई भी ऐसा कारण है, कोई स्थान रिक्त हो गया, तो इसके संबंध में क्या प्रावधान होंगे? जैसे राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है संविधान में कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तत्काल चुनाव कराए जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन इसके संबंध में क्या प्रावधान है कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या किया जाएगा? 6 माह के भीतर चुनाव होंगे। अर्थात हमारे पास 6 माह का समय होगा, स्थितियों को देखते हुए 6 माह के भीतर चुनाव करवा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तत्काल चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या प्रावधान है? तत्काल चुनाव कराए जाएंगे। अगला प्रोविजंस क्या कहता है? ये बात आती है कार्य। तो कार्य किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं? तो 243G के तहत इन संस्थाओं के लिए 29 कार्य दिए गए हैं। कितने कार्य दिए गए हैं? 29 कार्य। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, और हर राज्य ने 29 में से अलग अलग संख्या में विभाजित कर रखे हैं। जरूरी नहीं है कि 29 के 29 सारे इन संस्थाओं के पास हो ही। किसी राज्य ने कितने दिए, किसी राज्य ने कितने, उसमें से एक डेटा हमने आपको बताया था कि राजस्थान के राज्य विधानमंडल ने इन संस्थाओं को पहले 18 अधिकार दे रखे थे, अब उसने कितने दे रखे हैं? 23 अधिकार। बाद में 5 अधिकार और सम्मिलित कर दिए। ठीक, इन कार्यों को लिखा कहां गया है? तो 11वीं अनुसूची में लिख दिया गया है ना। इनके कौन कौन से कार्य होंगे? ये 29 कार्य, तो वो कहां लिखे हुए हैं? 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। 29 में से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएं, इसकी जिम्मेदारी किस पर छोड़ी गई है? राज्य के विधानमंडल पर छोड़ी गई है ना। अभी हम वही बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 243I तथा 243Y के तहत राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन राज्यपाल करते हैं। बात यह आती है कि हमने पंचायती राज संस्थाएं तो बना दी, लेकिन इनको पैसा कहां से मिलेगा? अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये संस्थाएं काम क्या कराएंगी, है ना। तो काम करवाने के लिए आवश्यक है कि हम इनके किसकी व्यवस्था करें? वित्त की व्यवस्था करें। और उस वित्त का बंटवारा कैसे हो? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, है ना। जबकि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस लिए किया जाता है? एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, इसका गठन किस लिए किया जाता है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कैसे हो, पैसे का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए किसका गठन किया जाता है? केंद्रीय वित्त आयोग का। लेकिन अब राज्य को तो पैसा मिल गया, अब राज्य के जो विधायक हैं वो पैसा देना नहीं चाह रहे ग्राम पंचायत को, तब क्या होगा? तो उसके लिए गठन कर दिया गया किसका? राज्य वित्त आयोग का, जिससे राज्य वित्त आयोग ये प्रावधान करेगा कि इन पंचायत संस्थाओं को वित्त कैसे सुनिश्चित होगा, वित्त कैसे मिलेगा। इसके लिए किसका गठन कर दिया गया? राज्य वित्त आयोग का, है ना। गठन कौन करेगा इसका? राज्यपाल करेगा। ठीक, ये आयोग पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं को वित्तीय अनुदान राज्य की संचित निधि से उसके भाग का निर्धारण, इन संस्थाओं की वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव देने तथा राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य को करता है। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होगा वो इसमें बताया गया है। तो क्या क्या कार्य करेगा? तो ये पंचायती राज संस्थाओं को और नगरपालिकाओं को पैसा दिलाएगा। कहां से दिलाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, राज्य की जो संचित निधि होती है उससे कितना पैसा इन संस्थाओं को मिलेगा वो कौन करेगा निर्धारण? राज्य वित्त आयोग करेगा। दूसरा, ये राज्यपाल को सुझाव देगा। तीसरा, यदि राज्यपाल इनसे कोई अन्य कार्य करवाना चाहे, लिखा हुआ है, स्पष्ट उल्लिखित है कि अन्य वह कार्य जो राज्यपाल इनको निर्देशित करे। राज्यपाल कुछ और कार्य अगर बोलता है तो वो इन संस्थाओं के द्वारा किए जाएंगे। ये इसमें प्रावधान है। आगे चलते हैं। इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। चूंकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो किसका किसका चुनाव कराएगा? तो आपको पता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसके किसके चुनाव कराता है? राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक के जितने चुनाव हैं कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाए? केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, तो उसका स्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा।
बहुत काफ़ी ब्रॉड एरिया हो जाएगा, फिर शायद नियंत्रितता नहीं रह पाएगी। इसलिए क्या कर दिया गया, प्रत्येक राज्य में किसका गठन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 243 के, यहाँ पे 243 के से आशय 243 के से है, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 243 के तहत ये एक सदस्यीय आयोग होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन इतनी बारीकी से पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको हवा नहीं लगेगी। आपसे पूछ लेगा राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, और आपसे 4 ऑप्शन उसमें लिख देगा। सबसे पहला ऑप्शन लिख देगा कि इस आयोग में यह एक 3 सदस्यीय आयोग है। दूसरा, यह राज्यपाल गठित करता है। चौथा, यह राज्य में पंचायत चुनाव करवाता है, स्थानीय निकाय के चुनाव करवाता है। और चौथा ऑप्शन लिख देगा यह राज्य की मतदाता सूची तैयार करवाता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, सबसे फर्स्ट वाला कि ये 3 सदस्यीय आयोग नहीं होता। कैसा होता है, ये 1 सदस्यीय आयोग है। अगला प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान में इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं है, हालांकि ये जरूर स्पष्ट है कि कौन बन सकता है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। कोई भी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रहा हो वो इसमें काम कर सकता है ना। हालांकि इसके योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा ये भी संविधान में उल्लिखित नहीं है ना। कितने वर्ष तक ये राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये शायद महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है ना, कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की विधि क्या है। तो जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये पद काफी ठीक ठाक मात्रा में शासन में अपना दर्जा रखता है ना। अगला प्रावधान कह रहा है पंचायती राज व नगर पालिकाओं का चुनाव कराना। ये है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। तो 2 प्रमुख कार्य हैं उसके मात्र, एक तो पंचायती राज व नगर पालिकाओं का चुनाव कराना और दूसरा कार्य है राज्य की मतदाता सूची को तैयार करवाना। आपकी राज्य की जो मतदाता सूची तैयार होती है वो कौन तैयार करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। चलिए आगे के प्रोविजंस की बात करते हैं। अब कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये प्रावधान लागू नहीं होते। अंतिम चरण की ओर हैं हम लोग। अब देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम के चुनाव नहीं कराए जाते हैं। मतलब इसके तहत इन जगहों के चुनाव नहीं होते। अगर नहीं होते तो कुछ तो होगा जिसके तहत होते होंगे। तो एक एक्ट है पेसा एक्ट। कौन सा एक्ट है, पेसा एक्ट। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इनके तहत यहां के चुनाव होते हैं, है ना। यहां पे 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान न लागू होके बल्कि किसके प्रावधान लागू होते हैं, पेसा एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और मणिपुर के स्वायत्त शासी, मतलब ये 3 राज्य तो पूरे पूरे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये तो पूरे पूरे। और उसके बाद पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, मणिपुर के स्वायत्त शासी इलाके जो ऑटोमेन एरियाज हैं वहां पे भी क्या लागू होता है, पेसा लागू होता है। पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होते हैं, है ना। इन क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार पेसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 के द्वारा किया गया है। यहाँ पे पंचायती राज तो नहीं लगेगा बल्कि पेसा एक्ट लगेगा। और वो पेसा एक्ट कब आया था, 24 दिसंबर 1996। ये तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, वर्तमान में इसमें 11 राज्य शामिल हैं। किसमें, पेसा एक्ट में। पेसा एक्ट के तहत कितने राज्यों में चुनाव होते हैं, तो 11 राज्यों में। वर्तमान समय में पेसा एक्ट में कितने राज्य हैं, 11 राज्य। 243H के तहत इन संस्थाओं को भी कर लगाने की शक्ति है। अब पंचायती राज संस्थाएं अगर पूरी तरह से एमपी लॉर्ड्स पे या ऐसी राज्य निधि पे डिपेंड होंगी तो वो तो कभी अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव लाएंगी तो उसके लिए पहले शासन से उनको पैसा पास कराना होगा।
और पैसा नहीं पास होता तो उनकी योजना फ्लॉप, तो फिर वो गांव के लिए नहीं सोच पाएंगी, अपने क्षेत्रों के लिए नहीं सोच पाएंगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि इनको कुछ फाइनेंशियल मजबूत किया जाए, तो इनको क्या कर दिया गया, 243H में प्रोविजंस किया गया कि ये कुछ स्थानीय कर लगा सकती हैं। जैसे मान लो आपके गांव में कोई मेला लगा, तो उस मेला में दुकानें भी लगेंगी, उन दुकानों से कर वसूल सकती है कौन, आपकी ग्राम पंचायत, जिससे उसको किसकी प्राप्ति हो जाए, वित्त की प्राप्ति हो जाए, है ना। और वित्त की प्राप्ति होगी, उससे वो गांव के लिए कुछ काम, अपने ग्राम पंचायत के लिए वो क्या करवाएगी, कुछ काम करवाएगी, है ना। आई होप सो आज आपने काफी सारी जानकारी ली होगी, काफी कुछ आज आपको पता चला होगा, और पंचायती राज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हो सकते थे बेसिक, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए, है ना। तो इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन की, जिसमें हम लोग डीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। डीपीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अर्थात जिला नियोजन समिति, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।